हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हम कवर कर रहे हैं 7th थियरी की आज बात करेंगे, जो कि गिलफर्ड ने दी है। SOI थियरी बोल देते हैं या SOI मॉडल बोल देते हैं। फुल फॉर्म रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थियरी। ठीक है जी। सो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें याद रखने की हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दें या फिर शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए। गिलफर्ड जो है, उन्होंने और उनके एसोसिएट या उनके साथ वाले जो थे, उन्होंने मिल के काम किया। कहाँ पे? साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। और उन्होंने एक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप किया। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिटिकल रिसर्च स्टडीज जो उन्होंने कंडक्ट की थी। मतलब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट को इंक्लूड किया, लोगों के ऊपर अप्लाई किया, और उनके बेसिस पे फिर उन्होंने ये थियरी दी। ठीक है, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो हर एक मेंटल प्रोसेस होता है ना, या कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, उसको हम 3 डिफरेंट बेसिक डायमेंशन या पैरामीटर में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कोई भी मेंटल लेवल पे अगर एक्टिविटी हो रही है, आपने जो इतने सारे इंटेलिजेंस टेस्ट करवा के देखे, सोल्व करवा के देखे हैं, तो उनमें जितनी भी एक्टिविटीज हुई ना, उसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी मेंटल लेवल पे जब आप एक्टिविटी करेंगे, कोई भी मेंटल लेवल पे प्रोसेस होगा, तो उसको हम 3 डिफरेंट बेसिक डायमेंशन या पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं, या उसके बेसिक 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा गिलफर्ड ने और उन्होंने इनके एसोसिएट्स ने बोला। कौन कौन से हैं ये 3 डायमेंशंस? तो ये 3 डायमेंशन है जी, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, यानी OCP, PCO, कुछ भी कैसे भी करके याद रख लीजिए। ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस जो हैं वो जो रिस्पोंडेंट करेगा, व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। ठीक है, यानी मान लो आपको कोई टेस्ट दिया, आपने कोग्निशन लेवल पे दिमाग लगाया, मेमोरी रिकॉर्ड की या मेमोरी में रिटेन किया। ठीक है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग आपने अप्लाई की, कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्लाई की, आपने लास्ट में चीजों को इवेल्युएट किया। सो ये जो ऑपरेशंस हैं, ये कौन करेगा? जो रिस्पोंडेंट है वो करेगा, यानी जिसके ऊपर वो टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है वो इंसान करेगा। मान लो मेरे पे टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है, मैं उस टेस्ट में बैठ के आंसर कर रही हूं, तो मैं रिस्पोंडेंट हुई ना, मैं रिस्पॉन्स करने वाली हुई। ठीक है, सो वो ऑपरेशंस वो चीजें होंगी जो रिस्पोंडेंट करेगा, और उसमें फिर ये 6 ऑपरेशंस हैं जी। ओके, ये 6 के 6 नाम नहीं पूछे गए हैं, बस ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन में कितना, मतलब कितने नंबर ऑफ ये जो कितने ऑपरेशंस होते हैं, तो 6 ऑपरेशंस रहेंगे। ओके, तो ये नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए कि ये 6 हैं, बट आपको ये अगर वो है ना, वो बोलते हैं कभी भी कुछ नहीं पता होता, आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं। सो अगर पॉसिबल है और आपकी मेमोरी अच्छी है, आप याद कर पाते हैं रिवाइज कर करके, तो ये 6 के 6 नाम भी आपको याद होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना कि अच्छा रिस्पोंडेंट क्या रिस्पॉन्स कर सकता है, कॉग्निशन लेवल पे चीजें करेगा, मेमोरी में चीजें रिकॉर्ड कर सकता है, रिटेन करेगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी और उनको इवेल्युएट कर लेगा। सो कॉन्टिन्यूटी में जब आप लॉजिक के साथ याद करेंगे तो हो जाएंगी चीजें। ओके, सो ये है ऑपरेशंस। अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट मतलब जो नेचर ऑफ मटेरियल है या जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे ये जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, अब वो कंटेंट क्या हो सकता है? वो विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, या सिंबॉलिक हो सकता है कि कुछ लेटर या नंबर दे रखे हो, सिमेंटिक हो सकता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो वर्ड्स का। ठीक है, देन ये बिहेवियरल हो सकता है, जिसमें इंफॉर्मेशन हो पीपल के बिहेवियर, एटीट्यूड, नीड्स, किसी भी बारे में। ओके, सो ये कंटेंट में रहेंगे। तो कंटेंट कितने हैं? 5 हैं। ऑपरेशन कितने थे? 6 थे। ओके, अब बात आती है हमारी प्रोडक्ट की। जो एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी 6 हैं। सो प्रोडक्ट क्या होगा? जो भी इंफॉर्मेशन आपने की थी, प्रोसेस की थी, उसका रिजल्ट एंड में जो निकल के आ रहा है। सो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। हमने बोला ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट जो है वो रिस्पोंड करेगा, बताएगा, जो भी रिस्पोंड करेगा वो ऑपरेशन है। ठीक है, कंटेंट में वो जो इंफॉर्मेशन है उसकी बात की हमने, और प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद की जो एक पर्टिकुलर फॉर्म होगी कि वो यूनिट्स में है, क्लासेस में है, या आप रिलेशनशिप देख रहे हैं किसी चीज में, सिस्टम बना रखा है आपने कोई, या ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं कि इससे यहां कैसे ट्रांसफॉर्म हुई चीजें, या फिर इंप्लीकेशंस देख रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इंप्लीकेशंस क्या होंगी। ओके, सो ये 6 क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। सो इतना तो आपको समझ आया कि 6 ऑपरेशंस हैं, 5 कंटेंट हैं और 6 प्रोडक्ट हैं।
ओके यानी इन तीनों कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हैं तो इन तीनों चीजें होंगी वहां पे। ओके अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये क्या बोलते हैं इसको 3 डायमेंशनल है, तो इसको 3 डायमेंशनल मॉडल भी बोला जाता है, 3D मॉडल। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखिएगा। गिलफोर्ड ने 3D मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI इस तरीके से नाम से ये जाना जाता है। अच्छा, अब गिलफोर्ड ने ये मॉडल दिया कब? तो देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन है देखा जाए तो। JS वालिया की में 59 दे रखा है 1959, ठीक है, कहीं पे 1961 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ईयर का कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज 3 बार इन्होंने मॉडिफाई किया है सिस्टम को। ये जो 3 का इन्होंने ये दिए ना 6, 5 और 6 वाला जो था, 6 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट एंड देन 6 प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से इन्होंने पहले जब इनिशियली सबसे पहले चीज की थी तो इसमें ये 6, 5, 6 नहीं थे, कम थे। कैसे थे? अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 6 × 5 × 6 कितना आया? 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, 180 आ गया। ठीक है, शुरुआत में जब इन्होंने सबसे पहले काम किया था, अब 59 दिया हुआ है तो उसके साथ जाइए, 61 दिया हुआ है तो उसके साथ, अदरवाइज 67 के साथ जाइए। ओके, अलग अलग डेट दी हुई है, बट हमें इतना पता है कि इन्होंने 3 बार चीजें की। इन्होंने एक बार 120 कंपोनेंट्स बताए टोटल, एक बार इन्होंने 150 बताए और फिर मॉडिफाई करके वो लास्ट में 180 कंपोनेंट्स हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कितने टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, तो टोटल मतलब कितनी सेल्स हैं सारों को मल्टीप्लाई करके, तो वो 180 है जी। एक बार ये देखिए, ये हैं सेल्स। ओके, सो ये कितनी है देखिए, और विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर। तो ये 3 डायमेंशनल बता रखा है कि मान लो ये एक बॉक्स है तो इस बॉक्स में ये बिहेवियरल है, ये पूरे में बिहेवियरल रहेगा, इधर से देखा जाए तो यूनिट रहेगा और अलग अलग चीजें रहेंगी कि इसका ये एस्पेक्ट कॉग्निशन का है, ये मेमोरी का है। ठीक है, तो हर एक एस्पेक्ट एक सेल के अंदर होगा। ओके, और उस वो कितनी सेल्स हैं वो हमें देखना है। तो वो अगर मैं देखो, हमने जो कंपोनेंट्स की बात की, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर, ये 5 कंटेंट हो गए, देन ये 6 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, देन ये 3 और 2 5 ये ऑपरेशंस हो गए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया पापा? 25, 25 छिके 150, यानी 150 सेल्स। ओके, इन्होंने बाद में क्या किया, ये जो मेमोरी पढ़ी हमने इसमें 2 ऑप्शंस पढ़े हैं ना, एक मेमोरी रिकॉर्डिंग पढ़ी है और एक मेमोरी की रिटेंशन पढ़ी है। ओके, तो ये दोनों अलग अलग कर दिया आगे जाके। जब इनको अलग अलग कर दिया तो ये 5 की जगह हो गया 6, और 6 होते ही क्या आ जाएगा हमारे पास? 180 आ जाएगा। सो अलग अलग बुक में आपको इस तरीके का अलग अलग डायग्राम मिल सकता है। ये बिल्कुल इनिशियल वाला है। ठीक है, इनिशियल वाले में क्या था? कंटेंट 4 थे, यहां पे ये क्या थे? 5 थे ऑपरेशंस, और यहां पे ये क्या थे? 6 थे प्रोडक्ट्स। तो ये कितने हो गए? 6, 5, 5 6 की 30 और 4 3 12, 120। तो ये सबसे पहले 120 थे, और ये चेंज कहां हो रहा है? ये चेंज देखिए, यहां पे कंटेंट में पहले 4 थे, यहां पे फिर ऑपरेशंस में हमने 5 की जगह 6 कर दिए। ओके, सो ऑपरेशन लास्ट में जाके ऑपरेशंस में चेंज हुआ और फिर कंटेंट में भी चेंज हुआ। तो ये जब 5, 6 और 6 ये जब कर दिया हमने ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट का, तो ये मिला के हमारे 180 सेल्स आ गई। और ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो हम क्लास में भी बनाते थे इस तरीके से इसको। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर और सेल्स बन जाती थी जो भी हम बनाना चाहें, तो वो सेल्स बता रखी हैं टोटल, और हर एक सेल पे प्रोडक्ट, ऑपरेशन, कंटेंट सबका प्रभाव जो है वो रहेगा, सारे के सारे फैक्टर्स उसमें रहेंगे। ओके, तो जब हमने इतनी डिटेल में फैक्टर्स को डिस्कस किया है, यानी कि जब इंटेलिजेंस की बात आए, कोई भी मेंटल एक्टिविटी की बात आए, तो उसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स काम कर रहे होंगे। डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी वजह से इसको 3 डायमेंशनल मॉडल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमने देख लिए। हर एक सेल जो है इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर और एबिलिटी। कुछ एक सेल्स में एक से ज्यादा फैक्टर या एबिलिटी भी हो सकती है। ओके, हर एक फैक्टर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशन, और वो तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सेल के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं देखा जाए तो। ठीक है जी, सो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये 3 चीजें हैं। इन 3 में कितने कितने कंपोनेंट्स हैं? इसमें 6 हैं, फिर 5 हैं, 6 हैं, टोटल मिला के 180 हैं अभी के लिए। ओके, बट आपको ये नॉलेज भी हो कि 120, 150, 180, क्योंकि अगर 180 पिक्चर में नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो 150 के साथ जाएंगे। 150 पिक्चर में नहीं है तो 120 के साथ जाएंगे। सो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बट अगर 180 प्रेजेंट है तो आप 180 ऑप्शन के साथ जाएंगे।
एजुकेशनल इंप्लीकेशन अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की, तो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी, अब हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, राइट? हमने ऑपरेशंस किए, कंटेंट किए, प्रोडक्ट किए, हम कई चीजें बताई हमने। तो हम जब इतनी सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एबिलिटी की बात हो गई ना। तो हम किसी भी मतलब इंसान की, बच्चे की, स्टूडेंट की स्पेसिफिक एबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उसको गाइड कर सकते हैं कि उसको आगे क्या करना चाहिए। तो ये इसके क्या हो गई, एजुकेशनल इंप्लीकेशन हो गई। दूसरा है अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस, अगर बच्चे की आ रही है कि यार बच्चा तो अच्छा है, एडिक्वेट इंटेलिजेंस है, फिर भी काम नहीं बन रहा है, अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो वो जो अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है उसका रीजन आप ढूंढ सकते हैं इस मॉडल का यूज करके, और उसके बेसिस पे फिर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेम अप्लाइज कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके बेसिस पे करिकुलम और पढ़ाने के तरीके में, मेथोडोलॉजी में, तो इन सब में चेंज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अटेंशन टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तो जितनी भी एबिलिटीज या जितने भी कंपोनेंट्स की हमने बात की, हमें पता होना चाहिए कि हमें फोकस किसके ऊपर देना है, ताकि एक स्पेसिफिक एबिलिटी हम बच्चे में जो है वो क्रिएट कर पाए, डेवलप कर पाए। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, चाहे गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे उसको कम आता हो, या पुअर बच्चा हो, स्लो लर्नर हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, तो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं ताकि और बेहतर हो सके उनकी चीजें। स्पेसिफिकली एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ आ रहा होता है, जो कि क्लास में एवरेज बच्चों के साथ पीछे रह जाएंगे देखा जाए तो, इसलिए उनको थोड़ा सा एनरिचमेंट प्रोग्राम उनके लिए होने चाहिए, तो वो गिफ्टेड के लिए होते हैं यूजुअली। ओके जब स्लो लर्नर की या रेमेडियल टीचिंग की बात जब ज्यादा आएगी, जब बच्चा जो है वो हम चीजों को डायग्नोस करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, रेमेडियल टीचिंग में आ जाएगा। ओके फोकस ऑफ अटेंशन, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक स्किल जो है वो बच्चे में डेवलप करनी है, तो उसी की लर्निंग के ऊपर एम्फेसिस हमें देना चाहिए। न्यू आइडियाज फॉर स्कूल प्रैक्टिस, तो गिलफर्ड बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सिंपली स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो एक तरीके से कंप्यूटर से रिजेंबल करते हैं, वो चीजों को एक्वायर भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं मेमोरी में, और उस इंफॉर्मेशन को काम आने पे यूज भी करते हैं टाइम आने पे। ठीक है, तो ये जो व्यू पॉइंट है ना इनका, गिलफर्ड का, वो एक आइडिया देता है कि हम अलग अलग प्रैक्टिसेस जो है, नए आइडियाज जो है वो स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये बेस बन जाएगा फ्यूचर लर्निंग का, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक एबिलिटीज पे, स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करेंगे तो वो फ्यूचर में बेटर लर्निंग हम करवा पाएंगे। करेक्टिव टीचिंग भी हो सकता है, कुछ एक स्टूडेंट हो सकता है कि इंटेलिजेंस तो उनकी एडिक्वेट है, लेकिन लर्न करने में, सीखने में इफेक्टिवली वो नहीं सीख पा रहे हैं, फेलियर मिल रहा है वहां पे, तो करेक्टिव टीचिंग हो सकती है कि मतलब इस केस में फर्स्ट रिक्वायर्स एन एक्यूरेट मेजर ऑफ हिज एबिलिटी, की मतलब उसकी एबिलिटीज हैं क्या, कैपेबिलिटीज एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ एक स्टेप, कंक्रीट स्टेप्स जो है वो यूटिलाइज करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस पता करेंगे हम, क्योंकि अगर सारी चीजें हमें पता होंगी तभी हम जो है अच्छे से क्या कर पाएंगे, उनको इंप्रूव कर पाएंगे और बच्चे की हेल्प कर पाएंगे चीजों को बेहतर करने में। ठीक है, तो वो करेक्टिव टीचिंग भी हो सकती है, ये एक एजुकेशनल इंप्लीकेशन हो जाएगा। ये तो था इंटेलिजेंस की थियरी। अगर आपको ध्यान हो तो 11th क्लास की जब मैंने करवाई थी साइकोलॉजी, तो उसमें जो थिंकिंग वाली क्लास थी, तो उस थिंकिंग वाली क्लास में एक क्रिएटिव थिंकिंग का टॉपिक था, और क्रिएटिव थिंकिंग में मैंने आपको बताया था कि जेपी गिलफर्ड जो है वो क्रिएटिविटी रिसर्च के पायनियर माने जाते, शुरुआत उनसे उन्होंने की थी, तो उन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये मैं ऑलरेडी थिंकिंग वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ, जस्ट टू कनेक्ट इट एंड रिमाइंड हो जाए आपको, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे ऐड की है। ठीक है जी, सो ये हो गई हमारी गिलफर्ड की SIO, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।